गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है अक्टूबर 1917 की क्रांति रूस की कर रहे थे और हमने उस क्रांति के कारण किए और रूस में क्या प्रभाव पड़े वो किए। जो कारण थे उन्हीं का निवारण हुआ, यानी जो गैर रूसी राष्ट्र थे उनको मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया। रूस की जगह नाम सोवियत संघ कर दिया गया। सारे अधिकार श्रमिकों को, किसानों को मिल गए, मजदूरों को शिक्षा का अधिकार मिल गया। ये सब जो है प्रभाव क्रांति के रूस में पड़े। लेकिन ये एक छोटी क्रांति नहीं थी, बहुत बड़ी समाजवादी क्रांति थी और इसके बाद साम्यवाद पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ा और दुनिया के अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें बनी। चाइना में आज भी है। चाइना आज शायद एकमात्र बड़ा देश है, कुछ एक आध छोटा और देश होगा तो बेशक अब धीरे धीरे साम्यवाद समाप्त भी हो गया है, लेकिन उस समय पर बड़ा ज़बरदस्त साम्यवादी आंदोलन पूरी दुनिया में चला था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी इस आंदोलन के पड़े। तो आज हम वो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इस 1917 की रूस की क्रांति के क्या पड़े। तो सबसे पहला, अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी। हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। लगभग 1960 के दशक की घटना है। ये काफ़ी साल बाद बनी, हालांकि 1917 के, लेकिन हमारे यहाँ पर भी बनी। एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है। आज भी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी और उसके बाद वो दो भागों में टूट गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। आज दो कम्युनिस्ट पार्टियाँ भारत में भी हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। और एक सबसे बैड जो है कम्युनिस्टों का ये है कि ये अपने देश, जब कम्युनिस्ट की बात आती है तो ये जा मिलते हैं। 1962 के युद्ध में हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते थे कि इन्होंने चाइना का साथ दिया था क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी। और आज नेपाल भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है सिर्फ इसलिए कि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है और चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार है। इसलिए भारत से हटकर उसकी मित्रता चाइना से हो गई है। इतने कट्टर हैं ये कम्युनिस्ट, और कट्टरता किसी भी चीज़ की खतरनाक होती है। चलो, तो अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी दलों में मतभेद। समाजवादी दल पहले भी थे, लेकिन इनमें मतभेद उभरे। मतभेद कैसे उभरे? समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हिंदी में साम्यवादी दल बोलते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा फर्क समझना। समाजवादी दल जो है, समाजवाद का मतलब यही होता है समाज में सब समान हों, कोई गरीब अमीर ना हो, कोई भेदभाव ना हो। और साम्यवादियों का भी यही आंदोलन था कि समाज में सब बराबर हों। लेकिन फिर भी इनमें मतभेद थे। मतभेद क्यों थे? समाजवादी जो थे वो चाहते थे कि समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से ही आए। समाजवाद जो है शांतिपूर्ण आंदोलन था, जबकि कम्युनिस्ट जो आंदोलन था, साम्यवादी जो आंदोलन था, वो एक हिंसक आंदोलन था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, छीनने पड़ेंगे। यानी पूंजीपतियों को मारो और अपने अधिकार छीन लो। यहाँ पर मतभेद था। समाजवादी शांतिपूर्वक तरीके से थे और साम्यवादी हिंसक तरीके से थे। अधिकार मांगना नहीं, वो छीनना कहते थे। और लेनिन ने यही किया भी था। एक हिंसक आंदोलन था वो, शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था, लड़ाई हुई थी। तो ये मतभेद भी उभरे कम्युनिस्टों में और समाजवादियों में। पूंजीवादी देश भी सामाजिक और आर्थिक समानता पर विचार करने लगे। पूंजीवादी देश था। पूंजीवादी देश और समाजवादी देश में क्या अंतर है? समाजवादी तो वही जिसमें समाज के सभी वर्ग बराबर हों, और पूंजीवादी वो जहाँ पूंजीपति होते हैं, पूंजीवाद को महत्व, पूंजी को महत्व दिया जाता है। लेकिन वो भी समाजवाद की विचारधारा को स्वीकार करने लगे। आज दुनिया के कोई देशों को कैसी ही सरकार हो, हर कोई ये मानता है कि हाँ, समाज में सभी बराबर हों, चाहे दिल से ना मानता हो, ऊपर से कहना पड़े। लेकिन आज कोई भी शासक ये नहीं कहेगा कि नहीं, समाज में सभी बराबर नहीं होने चाहिए। हमारे देश में है, लोकतंत्र है, समाजवाद कहा जाता है, लेकिन आप देखते हैं
कल की खबर थी, हर रोज़ जो है पूंजीपतियों की, धनपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। कल 5वें नंबर पर आ गया था। तो मैं तो पूंजीवादी ही देश मानता हूँ अपने देश को। समाजवाद में ऐसा नहीं होता। चाइना में आपको ऐसे धनपति नहीं मिलेंगे। तो पूंजीवादी देश भी आर्थिक समानता और सामाजिक समानता पर विचार करने लगे। नंबर 4, जो काम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं। बाइबल का यह विचार प्रतिष्ठित यानी श्रम को मर्यादा मिली। बाइबल में लिखा था जो काम नहीं करता उसको खाने का अधिकार नहीं। हालांकि कम्युनिस्ट जो हैं वो नास्तिक होते हैं, परमात्मा को नहीं मानते, बाइबल को, किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं मानते। बाइबल की अपनी विचारधारा है लेकिन अनजाने में ही, नास्तिक होते हुए ही बाइबल का यह विचार प्रतिष्ठित हो गया। कम्युनिस्ट भी यही मानते थे कि जो काम नहीं करता उसको खाने का अधिकार नहीं है, यानी काम मजदूर करते हैं तो खाने का अधिकार भी मजदूरों का हो। जाति, रंग और लिंग संबंधी भेदभाव समाप्ति में सहायक। दुनिया में, पूरी दुनिया में जाति, रंग और लिंग का जो भेदभाव था उसके खिलाफ लोग छुटपुट संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष को एक गति मिली, एक बल मिला और उसको समाप्त करने में ये क्रांति सहायक हुई। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को भी बल मिला। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का मतलब है सभी देश मिलकर काम करने पर विचार करने लगे। अपने अपने देशों के अपने अपने एजेंडे थे, अपनी अपनी नीतियाँ थी, लेकिन उस क्रांति के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिला। उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा। एक दूसरा आंदोलन, दुनिया यूरोप के देशों की गुलाम थी, तो उनको भी जो है स्वतंत्रता के लिए वो भी संघर्ष कर रहे थे। उन आंदोलनों को भी बल मिला, उनको भी एक प्रेरणा मिली कि हाँ, हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। ये यानी कि उपनिवेशों के जो है आज़ादी के संघर्ष थे, उनके लिए भी प्रेरणा बना। और समस्त संसार के राष्ट्रीय आंदोलनों को, और जो भी समस्त संसार में जिस भी तरह के आंदोलन चल रहे थे, उन सब को बल मिला। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है पूरी दुनिया पर इस अक्टूबर 1917 की क्रांति के पड़े। तो ये रूस की क्रांति, उसके प्रभाव, उसके कारण हमने किए, लेकिन कार्ल मार्क्स के बगैर ये लेसन पूरा नहीं हो सकता। जो इस क्रांति के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से जन्मदाता थे, इस विचारधारा के जन्मदाता थे, तो कल हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।